Hi there and welcome to this series of Virtual University Final Term Exams Preparation। ये फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं, वो भी ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि करियर मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ। अब करियर मैनेजमेंट की बात करते हैं, प्रोसेस है इनमें से किस चीज़ का, प्लानिंग एंड डेवलपिंग वंस करियर, यानी कि प्लान करना और डेवलप करना अपना खुद का जो करियर होता है, यानी कि एम्प्लॉई जो वो प्लान करे और डेवलप करे अपना करियर। सो करियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, डेवलपिंग एंड अचीविंग लॉन्ग टर्म करियर गोल। तो इसमें कि एक तरफ प्लानिंग की जाए, डेवलपिंग की जाए और फिर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स को हासिल किया जाए। जब करियर प्लानिंग होगी, करियर मैनेजमेंट होगी, तो ही जो है वो लॉन्ग टर्म करियर गोल्स जो है वो अचीव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट ये कि एम्प्लॉय डेवलपमेंट एम्स टू। अब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं एम्प्लॉय की, तो जब डेवलपमेंट की बात हो तो एम्प्लॉय की फ्यूचर परफॉर्मेंस की बात होगी। अगर एम्प्लॉय ट्रेनिंग है तो वो करंट जॉब के लिए, और एम्प्लॉय डेवलपमेंट है तो वो फ्यूचर के लिए। सो एम्प्लॉय डेवलपमेंट एनहेंसेस एम्प्लॉय नॉलेज एंड स्किल्स फॉर फ्यूचर जॉब सक्सेस। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट से बढ़ती है एम्प्लॉय की नॉलेज भी और स्किल्स भी फ्यूचर जॉब सक्सेस के लिए। नेक्स्ट इज लर्निंग इन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प। ऑर्गेनाइजेशन में आके लर्निंग करना, सीखना, उससे क्या होता है एम्प्लॉय को मदद मिलती है, एक्वायर न्यू स्किल्स एंड नॉलेज, ताकि वो हासिल करते हैं नए स्किल्स भी और उनकी नॉलेज में भी इजाफा होता है। सो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग इम्प्रूव्स एम्प्लॉय एबिलिटी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग होती है तो एम्प्लॉय की एबिलिटीज़ में हम देखते हैं बेहतरी आती है और ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी। नेक्स्ट ये क्या, करियर प्लानिंग बेनिफिट्स। करियर प्लानिंग से फ़ायदा किन को होता है, एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ही होता है। सो करियर प्लानिंग हेल्प्स एम्प्लॉय ग्रो वाइल प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन विद स्किल्स एंड मोटिवेटेड वर्कर्स। करियर प्लानिंग से एक तो मदद मिलती है एम्प्लॉय को कि वो ग्रो होते हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन को ये फ़ायदा होता है कि उनको स्किल्ड और मोटिवेटेड वर्कर्स मिलते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स जो है अगर सही तरीके से काम नहीं करते तो उसका एक बहुत बड़ा ये भी चीज़ें ये भी होता है उसके पीछे के करियर प्लानिंग नहीं होती, वहाँ एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होता। अब जब करियर प्लानिंग नहीं होगी तो एम्प्लॉय मोटिवेट ही नहीं होगा। नेक्स्ट है कि परफॉर्मेंस रेफर्स टू। परफॉर्मेंस से मुराद इनमें से क्या है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टूवर्ड, जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का है। सो परफॉर्मेंस मेजर्स हाउ इफेक्टिवली एम्प्लॉय अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो परफॉर्मेंस से ये चीज़ मेजर की जाती है, ये चीज़ नापी जाती है कि कितनी इफेक्टिवली तौर पर, इफेक्टिवनेस के साथ एम्प्लॉयज़ अचीव कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको। नेक्स्ट है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ यूज टू। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, इवेल्यूएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, इवेल्यूएट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, देखने के लिए कि एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल असेसेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव फ्यूचर रिजल्ट। तो इसके ज़रिए असिस्ट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस अप्रेजल के ज़रिए, ताकि इम्प्रूव किया जाए, फ्यूचर रिजल्ट जो होते हैं उनको बेहतर बनाया जाए ना। और द प्राइमरी पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज। अब जो बुनियादी मकसद होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, अगर हम वो देखें इनमें से, तो वो क्या होता है, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। फीडबैक भी होता है और इम्प्रूवमेंट करना भी होता है। सो अप्रेजल्स प्रोवाइड फीडबैक टू हेल्प एम्प्लॉय इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अप्रेजल से क्या होता है कि प्रोवाइड करता है फीडबैक, ताकि मदद कर सके एम्प्लॉयज़ को उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के अंदर। नेक्स्ट है कि 360 डिग्री फीडबैक इंक्लूड्स एवेल्यूशन फ्रॉम। 360 डिग्री फीडबैक जो होता है उसमें एवेल्यूशन होती है कहाँ से, मल्टीपल सोर्सेज से, इसीलिए इसको 360 डिग्री कहा जाता है। सो 360 डिग्री फीडबैक गैदर्स एवेल्यूशन फ्रॉम सुपरवाइजर्स, पीयर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड समटाइम कस्टमर्स। तो ये एक ऐसा फीडबैक होता है जहाँ पर एवेल्यूशन जो है वो करने के लिए जो लिया जाता है फीडबैक, वो सुपरवाइजर्स से भी लिया जाता है जो कि लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं, पीएस जो होते हैं उनके साथ भी, सब ऑर्डिनेट जो अंडर में लोग होते हैं, और इवन के कभी कभी कस्टमर्स से भी लिया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कस्टमर्स को ही सेटिस्फाई करके कामयाब होती हैं। नेक्स्ट ये कि कॉमन परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड इज़। एक जो कॉमन परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है इनमें से वो क्या है, रेटिंग स्केल है। सो रेटिंग स्केल्स आर वाइडली यूज टू मेजर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट क्राइटेरिया। रेटिंग स्केल जो है वो हम देखते हैं इसका वाइडली तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि मेजर करें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो सेट क्राइटेरिया होता है उसके मुकाबले में, उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट ये कि परफॉर्मेंस अप्रेजल रिजल्ट्स आर ऑफन यूज फॉर। और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं अक्सर उनका इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, तमाम जितने भी ऑप्शन है इनके प्रमोशन के डिसीजन के लिए, ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट और कंपनसेशन डिसीजन। अप्रेजल रिजल्ट सपोर्ट प्रमोशन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन एंड करियर डेवलपमेंट। अप्रेजल के जो नताइज आते हैं वो सपोर्ट करते हैं प्रमोशन को भी, ट्रेनिंग को भी, कंपनसेशन और जो करियर डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है कि जॉब इवेल्यूशन डिटरमाइंस। जॉब इवेल्यूशन जो है वो तयन करते हैं इनमें से किस चीज़ का, जो रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब है, हर जॉब की जो अपनी रिलेटिव वर्थ होती है। सो जॉब इवेल्यूशन कंपेयर्स जॉब्स टू इस्टेब्लिश फेयर पे स्ट्रक्चर, ताकि कंपेयर जो किया जाता है जॉब्स की रिलेटिव वर्थ को, ताकि फेयर पे जो है वो
स्ट्रक्चर बनाया जा सके कि जो जितनी वर्थ की जॉब है उसी हिसाब से पे किया जाए। ऐसा ना हो कि लेस वर्थी जॉब को ज़्यादा पे किया जाए और मोर वर्थी जॉब को कम पे किया जाए। तो इस तरीके से इसको बचने के लिए जो है, इस चीज़ से बचने के लिए जॉब इवैल्यूएशन की जाती है। नेक्स्ट ये कि जॉब प्राइसिंग रेफर्स टू, जॉब प्राइसिंग से क्या मुराद है? असाइनिंग पे रेट्स टू जॉब, यानी कि जो पे रेट्स हैं वो असाइन किए जाते हैं जॉब्स को। सो जॉब प्राइसिंग सेट्स अप्रोप्राइट सैलरी लेवल बेस्ड ऑन जॉब वैल्यू। जॉब प्राइसिंग के ज़रिए सही सैलरी लेवल जो वो सेट किया जाता है जॉब वैल्यू के मुताबिक। नेक्स्ट ये कि द पर्पस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज़, अब जॉब इवैल्यूएशन देखें, इसका पर्पस क्या होता है? वो होता है इंटरनल इक्विटी। जॉब इवैल्यूएशन इंश्योर्स फेयर एंड कंसिस्टेंट पे अमंग डिफरेंट जॉब। तो इसके ज़रिए जो है वो क्या आता है कि इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि फ़ेयर और कंसिस्टेंट पे हो, फेयर हो एक तरफ और कंसिस्टेंट हो। जितनी भी मुख्तलिफ़ जॉब्स हैं उनके दरमियान, अब हर जॉब का पे जो है वो मुख्तलिफ होगा उसकी वर्थ के हिसाब से, लेकिन उसमें फ़ेयर होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट ये कि कंपनसेशन इंक्लूड्स, कंपनसेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? तमाम जितने भी ऑप्शन हैं, वेजेस एंड सैलरीज, इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स आ जाते हैं। सो कंपनसेशन कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट पे, तो जो डायरेक्ट पे किया जा रहा है सैलरी वगैरह, इसके अलावा इंसेंटिव्स हो गए और जो एम्प्लॉई बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट ये कि डायरेक्ट कंपनसेशन रेफर्स टू, डायरेक्ट कंपनसेशन से क्या मुराद होता है? सैलरी एंड वेजेस होता है, जैसे कि पीछे आपको बताया भी गया था। सो डायरेक्ट कंपनसेशन इज़ मनी पेड डायरेक्टली टू एम्प्लॉय, जो डायरेक्टली पे किया जा रहा है उनकी जॉब के लिए, वो कहलाया जाता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट है कि इंसेंटिव पेज लिंक, और इंसेंटिव की अगर हम बात करते हैं वो किससे लिंक करता है? परफॉर्मेंस। जितनी बेटर परफॉर्मेंस होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो इंसेंटिव बनता है। तो ये जो है सैलरी या वेजेस नहीं है, बल्कि ये उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है वो दिया जाता है परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। सो इंसेंटिव पे रिवार्ड्स एम्प्लॉय फॉर अचीविंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स, तो ये जो है वो रिवार्ड दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अचीव जो उन्होंने किया होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स। और उसके बाद ये कि फेयर कंपनसेशन सिस्टम हेल्प्स, फेयर कंपनसेशन सिस्टम जो वो हेल्प करता है इनमें से किस चीज़ को? अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉयज़, कि वो अट्रैक्ट करे एम्प्लॉयज़ को और उनको रिटेन रखे, क्योंकि अच्छा एम्प्लॉय जो होता है अगर वो चला जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं कि वो फिर तबाही की तरफ जाती हैं। अच्छे एम्प्लॉई अगर वहाँ से चले जाते हैं तो नतीजा क्या निकलता है कि उनको कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाती, और उन्होंने कोई रिप्लेसमेंट भी तैयार नहीं की होती, तो फिर नतीजा ये निकलता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तबाही की तरफ जाती है। सो फेयर कंपनसेशन मोटिवेट्स एम्प्लॉई एंड रिड्यूसेस स्टाफ टर्नओवर, तो फेयर कंपनसेशन की वजह से एम्प्लॉई एक तरफ मोटिवेट भी रहते हैं और स्टाफ टर्नओवर के अंदर भी कमी आती है, यानी कि लोग फिर ऐसा नहीं होता कि उस ऑर्गेनाइजेशन को जल्द से जल्द छोड़ के चले जाएँ। नेक्स्ट ये कि बेनिफिट्स आर, बेनिफिट्स जो है वो इनमें से क्या होते हैं? इनडायरेक्ट कंपनसेशन होते हैं जो कि सैलरी वगैरह से हटके होते हैं। बेनिफिट्स आर नन कैश रिवार्ड सच एज इंश्योरेंस, लीव एंड रिटायरमेंट प्लान, तो ये जो है नन कैश रिवार्ड भी होता है। ये इसमें कैश नहीं है, इसमें ये मॉनेटरी रिवार्ड नहीं होगा, यानी कि डायरेक्टली ये नहीं कि किसी को पैसा दिया जाएगा, बल्कि इनडायरेक्टली तौर पे उसको क्या दिया जाएगा? इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, उसको लीव भी दी जा सकती है, और इसके अलावा जो रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं वो भी ये जो है बेनिफिट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट ये कि हेल्थ इंश्योरेंस इज़ एन एग्जांपल ऑफ, अब हेल्थ इंश्योरेंस हम देखें तो वो एग्जांपल इनमें से किसकी? एम्प्लॉय बेनिफिट की एग्जांपल है, क्योंकि ये भी जो है वो नन कैश है। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉय बेनिफिट्स पैकेज, तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट पैकेज के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट ये कि रिटायरमेंट प्लान्स आर कंसिडर, रिटायरमेंट प्लान्स को देखें तो ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की तरह या किसी दूसरे इंश्योरेंस की तरह। सो रिटायरमेंट प्लान्स हेल्प एम्प्लॉय सेव फॉर लाइफ आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, रिटायरमेंट प्लान जो वो हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो सेव करें उस लाइफ के लिए जो उनकी एम्प्लॉयमेंट के बाद है, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद के लिए। नेक्स्ट वन इज़ मनी एक्ट एज, मनी जो है पैसा जो है वो एक्ट करता है इनमें से किसके तौर पर? वो मोटिवेटर के तौर पर एक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको एज अ मोटिवेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ना कि डीमोटिवेटर के तौर पर। फेयर पे करेंगे, साथ में बेनिफिट्स वगैरह भी देंगे, इंसेंटिव भी देंगे, तो मनी जो है वो एक्ट करेगा मोटिवेटर के तौर पर। सो फाइनेंशियल रिवार्ड्स एनकरेज एम्प्लॉई टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, तो फाइनेंशियल रिवार्ड्स जो दिए जाते हैं उसके ज़रिए एम्प्लॉई को इनक्रेज किया जाता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस जो वो इम्प्रूव करे, तो ये इसीलिए दिया जाता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, बेहतर बनाए। सो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स कैन इम्प्रूव, फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो है वो बेहतर कर सकता है इनमें से क्या? मोटिवेशन भी और परफॉर्मेंस भी। जब एक एम्प्लॉई को पता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसको इंसेंटिव मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो मोटिवेट होगा और मोटिवेशन के नतीजे में उसकी परफॉर्मेंस भी जो है वो बेटर होगी। सो अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, सो जितना बेहतर फाइनेंशियल रिवॉर्ड होता है नतीजा क्या निकलता है कि एम्प्लॉय मोटिवेट होता है और उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है, यानी कि कम से कम वक्त में वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है और बेहतर करता है। क्वांटिटी विद क्वालिटी, द एम्प्लॉय प्रोड्यूस विद क्वालिटी एंड क्वांटिटी,
सो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड व्हेन दे बिलीव रिवॉर्ड्स आर। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के मुताबिक अगर हम देखें, एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेट होते हैं जब वो बिलीव उनका ये होता है कि रिवार्ड जो है वो क्या है, इनमें से वैल्यूएबल एंड अटेनेबल। एक तो वैल्यूएबल भी है और अटेनेबल भी है। सो एम्प्लॉय वर्क हार्डर व्हेन दे बिलीव एफर्ट विल लीड टू मीनिंगफुल रिवार्ड, यानी कि एम्प्लॉयज़ हार्ड वर्क करते हैं जब उनको ये पता होता है, उनका ये बिलीव होता है, उनका ये मानना होता है कि उनकी जो एफर्ट है, वो जो भी कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उससे नतीजा क्या है कि मीनिंगफुल रिवार्ड उनको मिलना है। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मिलेगा नहीं करने के बदले। नेक्स्ट है कि मोटिवेशन रेफर्स टू, मोटिवेशन से मुराद इनमें से क्या है, वो है फोर्सेस डैट एनर्जाइज बिहेवियर। इससे मुराद वो फोर्सेस हैं, वो कुव्वतें होती हैं जिससे एनर्जाइज होता है बिहेवियर, एक एनर्जी आती है बिहेवियर के अंदर। सो मोटिवेशन ड्राइव्स पीपल टू अचीव गोल्स एंड परफॉर्म टास्क। मोटिवेशन से लोग जो है वो क्या करते हैं, गोल अचीव करते हैं और टास्क परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट ये कि मैस्लो हाईएस्ट लेवल नीड इज़, अब मैस्लो का जो पिरामिड ऑफ नीड है उसके ऊपर अगर हम टॉप पे देखें तो सबसे ऊपर क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे टॉप पे जो है नीड वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल, यानी कि अपना पूरा जो है पोटेंशियल उसको हासिल करना, ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर आता है। सबसे ऊपर के लेवल की जो नीड है मैस्लो की, अब्राहम मैस्लो की हायरार्की की। नेक्स्ट ये कि हर्ज़बर्ग्स मोटिवेटर्स इंक्लूड, हर्ज़बर्ग मोटिवेटर्स की हम बात करते हैं तो उसमें आ जाता है इनमें से क्या, ऑल ऑफ दीज, जिसमें अचीवमेंट, रिकग्निशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हर्ज़बर्ग आइडेंटिफाइड अचीवमेंट, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज की मोटिवेटर। हर्ज़बर्ग ने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है की मोटिवेटर्स के तौर पे। नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेशन अफेक्ट्स, मोटिवेशन जो है वो अफेक्ट करती है। अगर मोटिवेट होता है एम्प्लॉय तो हम देखते हैं कि वो उसकी तमाम इन चीज़ों के ऊपर असर पड़ता है। एक तरफ प्रोडक्टिविटी, जैसे कि आपको पीछे बताया गया है कि वो प्रोड्यूस करता है, जो भी चीज़ें वो प्रोड्यूस करता है वो क्वालिटी के साथ क्वांटिटी होती है, साथ में जॉब सेटिस्फेक्शन भी होती है और उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। सो मोटिवेशन इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फेक्शन एंड वर्क परफॉर्मेंस। और इसमें एक अहम चीज़ जो नोट करने वाली बात है जो पीछे नहीं आई, वो आई सेटिस्फेक्शन। बहुत से लोग मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन उससे दबाव में आके कर रहे होते हैं अगर वो मोटिवेट नहीं होते तो। कई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी होता है, लेकिन अगर वो मोटिवेट है तो वो सेटिस्फाई भी होगा। एक एम्प्लॉई जो मोटिवेट है वो मेहनत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो साथ में वो सेटिस्फाई भी होगा। वो इस चीज़ से भी सेटिस्फाई होगा कि उसकी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जा रही, उसको रिवार्ड मिल रहा है। नेक्स्ट ये है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एम्स टू, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का एम जो है इनमें से क्या होता है, प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट, रोका जाए जो भी वर्क प्लेस एक्सीडेंट है, जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पे जो भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ज़ाहिर बात है मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल होता है और भी इक्विपमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि आग वगैरह लगना या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का यही है कि वर्क प्लेस एक्सीडेंट को रोका जाए। सो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोटेक्ट्स एम्प्लॉयज़ फ्रॉम इंजरीज़ एंड एक्सीडेंट। तो इसके ज़रिए जितनी ज़्यादा सेफ्टी होगी तो एम्प्लॉयज़ बचेंगे, इंजरीज से भी बचेंगे और एक्सीडेंट से भी बचेंगे। तो एक्सीडेंट सिर्फ रोड पे नहीं होते बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होते हैं। नेक्स्ट ये कि हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो मदद करते हैं इनमें से किस चीज़ के अंदर, ऑल ऑफ दिस, तमाम जितने भी ऑप्शंस हैं, यानी कि उससे एक तो इंजरीज़ में कमी आ जाती है, मोरल भी इम्प्रूव होता है। जब सेफ़ जगह होगी तो मोरल भी इम्प्रूव होगा और प्रोडक्टिविटी में भी फिर इजाफा होगा। जब सेफ़ इन्वायरमेंट होगा जितना ज़्यादा, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। सो सेफ वर्क प्लेस रिड्यूसेस इंजरीज, इम्प्रूव मोरल एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो इंजरीज में कमी आएगी, मोरल बेहतर होगा, प्रोडक्टिविटी के अंदर भी इजाफा होगा। नेक्स्ट ये कि वर्क प्लेस हैज़ार्ड कैन बी, अब वर्क प्लेस हैज़ार्ड जो होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, तमाम जितने भी ऑप्शन हैं, एक तो वो फिज़िकली भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकता है, केमिकल का काम भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। सो वर्क प्लेस हैज़ार्ड्स इंक्लूड, इसके अंदर आ जाता है फिज़िकल भी है, केमिकल भी है, बायोलॉजिकल, इसके अलावा दूसरे रिस्क भी है। तो कई सारे रिस्क होते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट ये कि स्ट्रेस इस, अब स्ट्रेस की हम बात करते हैं, इनमें से वो क्या है, फिज़िकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू डिमांड। फिज़िकल भी और इमोशनल रिस्पॉन्स भी होता है डिमांड के लिए। सो स्ट्रेस इज़ द बॉडी रिएक्शंस टू चैलेंजिंग सिचुएशन और डिमांड। स्ट्रेस असल में बॉडी रिएक्शन होता है जो चैलेंजिंग सिचुएशन आती है या जो डिमांड आती है उसके मुकाबले में। अब नेक्स्ट है कि एक्सेसिव स्ट्रेस में रिजल्ट इन, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो वो नतीजा निकलता है इनमें से किस चीज़ का, तमाम जितने भी ऑप्शन हैं, जैसे कि बर्नआउट, रिड्यूस होना प्रोडक्टिविटी, हेल्थ प्रॉब्लम्स का होना।
सो हाई स्ट्रेस कैन कॉज, ज़्यादा स्ट्रेस होगा नतीजा क्या निकलेगा, बर्नआउट होगा, पुअर हेल्थ होगी, लोअर होगी जॉब परफॉर्मेंस। नेक्स्ट ये कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स इंक्लूड, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक अगर हम देखें तो उसमें तमाम ये चीज़ें आ जाती हैं। इसमें टाइम मैनेजमेंट आ गई, एक्सरसाइज भी आ जाती है, रिलैक्सेशन, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है। सो मैनेजिंग टाइम, टाइम को मैनेज करना, वक्त पे काम करना, एक्सरसाइज करना, रिलैक्स रहना, ये तमाम जो है वो इफ़ेक्टिव तरीके होते हैं कि स्ट्रेस के अंदर कमी लाई जाए। स्ट्रेस होता ज़रूर है हर जगह पर, लेकिन असल चीज़ ये है कि उसको मैनेज किया जाए। नेक्स्ट ये कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ, कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस है, इनमें से किस चीज़ का, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन के ज़रिए इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। जनरली तौर पे लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन में है, बोलना सिर्फ एक हिस्सा होता है कम्युनिकेशन का। हर वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन है। सो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन टू अचीव अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन में क्या है कि सेंड करना और रिसीव करना इन्फॉर्मेशन, ताकि अंडरस्टैंडिंग अचीव हो, समझें हम किसी चीज़ को, हम अपना कोई पैगाम दें। अब वो चाहे बोल कर दे, लिख कर दे, इशारों के ज़रिए दे, किसी भी तरह हम दे सकते हैं। नेक्स्ट ये कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंप्रूव्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ज़रिए बेहतर बनाया जाता है इनमें से किस चीज़ को, ऑल ऑफ दिस, तमाम जितने भी ऑप्शन है। कोऑर्डिनेशन हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, एम्प्लॉय रिलेशंस हो गया। सो गुड कम्युनिकेशन एनहेंसेस, अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो उससे बढ़ेगी क्या चीज़, टीम वर्क बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप। अच्छी कम्युनिकेशन के ज़रिए टीम वर्क, अब जैसे कि क्रिकेट टीम की अगर हम एक मिसाल लें तो प्लेयर्स के दरमियान अगर बेहतर कम्युनिकेशन होती है तो नतीजा क्या निकलता है कि टीम की परफॉर्मेंस बेहतर है। अब दो बैट्समैन आपस में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, बेहतर कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है कि वो रनिंग कर रहे होते हैं तो बेहतर तरीके से रन करते हैं, लेकिन अगर कम्युनिकेशन उनकी ख़राब हो जाती है तो नतीजा क्या निकलता है कि रन आउट भी होते हैं। प्लेयर्स रन आउट इसी वजह से होते हैं कि कम्युनिकेशन उनके दरमियान ख़राब होती है और टीम वर्क बिगड़ता है, उसी से वो रन आउट होते हैं। और फिर ये कि प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा मिल के काम कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे और अच्छी क्वालिटी की बनाएंगे जब मिल के वो काम करेंगे। रिलेशनशिप, उनके आपस में ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, एक दूसरे को समझेंगे, वो बेहतर कम्युनिकेट करेंगे। सो नेक्स्ट इज़ फीडबैक इन कम्युनिकेशन हेल्प्स। फीडबैक जो होता है कम्युनिकेशन के अंदर, अगर हम उसको देखें तो वो हेल्प करता है, मदद करता है इनमें से किस चीज़ के अंदर, इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, इस बात को यकीनी बनाता है कि अंडरस्टैंडिंग हुई है, समझ में आया है मैसेज। सो फीडबैक कन्फर्म्स वेदर द मैसेज हैज़ बिन करेक्टली अंडरस्टूड, तो इस बात को कन्फर्म करता है कि क्या मैसेज को सही तरीके से अंडरस्टूड किया गया, समझा भी गया या नहीं समझा गया। नेक्स्ट वन इज़ अ ट्रेड यूनियन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन डेट रिप्रेजेंट्स, अब अगर हम ट्रेड यूनियन की बात करते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रिप्रेजेंट करती है इनमें से किस चीज़ को, एम्प्लॉइज़ को रिप्रेजेंट करती है। सो ट्रेड यूनियंस रिप्रेजेंट वर्कर एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करती है वर्कर्स को भी और प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है उनके जो भी इंटरेस्ट होते हैं उसकी भी ना। और ट्रेड यूनियन प्राइमरीली प्रोटेक्ट, ट्रेड यूनियन जो वो अगर हम बुनियादी तौर पे देखें तो प्रोटेक्ट करती है किस चीज़ को, वर्कर्स इंटरेस्ट, जो वर्कर्स का इंटरेस्ट होता है। सो ट्रेड यूनियंस नेगोशिएट फॉर बेटर वेजेस, वर्किंग कंडीशन एंड एम्प्लॉय राइट। ट्रेड यूनियन का काम होता क्या है, जो एम्प्लॉयज़ की यूनियन बनी होती है कि वो नेगोशिएट करे ज़्यादा बेहतर वेजेस के लिए भी और वर्किंग कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है अगर ऑफिस में तो वहाँ पर एसी अगर नहीं लगा हुआ है तो एसी लगवाया जाए। और इसके अलावा एम्प्लॉय राइट्स होना, उनकी ज़ाहिर बात है एक मोरल होता है, उनकी एक रिस्पेक्ट है तो वो उनको दिया जाए। अब नेक्स्ट ये कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ कंडक्टेड बिटवीन, कलेक्टिव बार्गेनिंग जो वो की जाती है इनमें से किसके दरमियान, एम्प्लॉयर एंड यूनियन, यानी कि जो एम्प्लॉयर होता है, जो ओनर वगैरह होता है उस वो, और जो यूनियन होती है, यूनियन करती है यानी कि मिल के किया जा रहा था, यानी कि यूनियन में सारे लोग मिल के यूनियन बनाई होती है एम्प्लॉयज़ ने, तो इसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं, क्योंकि कोई एक शख्स नहीं अकेला कर रहा है बल्कि पूरी यूनियन कर रही है एम्प्लॉयर्स के साथ। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ दी नेगोशिएशन प्रोसेस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय यूनियन, एम्प्लॉयर्स भी होते हैं एक तरफ, जो ऑनर वगैरह होते हैं, जो बॉस वगैरह होते हैं, और दूसरी तरफ एम्प्लॉय यूनियन होती है। नेक्स्ट ये कि कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन, कॉन्फ्लिक्ट होता है इनमें से कब, इंटरेस्ट और गोल्स डिफर, जब इंटरेस्ट में या गोल में फ़र्क आता है तब कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप्स हैव अपोजिंग इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव, ये तब आता है जब इंडिविजुअल्स के अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो ग्रुप हैं उनमें फ़र्क आ रहा है, यानी कि जो भी उनके इंटरेस्ट या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें फ़र्क आ रहा है। एम्प्लॉई जो है इंडिविजुअल कुछ और सोच रहा है और जो ग्रुप है उसका कुछ और मकसद है। नेक्स्ट है कि नेगोशिएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ, नेगोशिएशन असल में एक प्रोसेस है किसका, रीचिंग एग्रीमेंट थ्रू डिस्कशन, एक एग्रीमेंट पे पहुंचा जाए, दोनों एक एग्री करे डिस्कशन के ज़रिए। नेगोशिएशन हेल्प्स पार्टीज रिजॉल्व डिफरेंसेस एंड रीच म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट्स, नेगोशिएशन से पार्टीज़ को मदद मिलती है कि वो हल करें अपने जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी इन दोनों के दरमियान डिसएग्रीमेंट हुआ है उसको, और एक एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट पे पहुँचे वो,
नेक्स्ट ये कि पावर इज़ द एबिलिटी टू, पावर से मुराद वो एबिलिटी है, काबिलियत है कि क्या किया जाए, इन्फ्लुएंस अदर, दूसरों को इन्फ्लुएंस किया जाए, दूसरों पर असरअंदाज हो। सो पावर इज़ द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर और डिसीजंस ऑफ अदर। इससे मुराद कैपेसिटी होती है कि इन्फ्लुएंस किया जाए बिहेवियर को या डिसीजन होता है दूसरों का। नेक्स्ट ये कि लेजिटिमेट पावर कम्स फ्रॉम, लेजिटिमेट पावर को अगर हम देखें वो कहाँ से आती है, ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन, जो पोजीशन दी गई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी सीट दी गई है वहाँ से आती है। सो लेजिटिमेट पावर इज ड्राइव फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ वंस ऑफिशियल पोजीशन, तो ये पावर आती है अथॉरिटी से, किसी एक शख्स की जो ऑफिशियल उसको पोजीशन दी गई है, एक सीट दी गई है ऑर्गेनाइजेशन में। सो एम्प्लॉय राइट्स इंक्लूड, एम्प्लॉय राइट अगर हम देखें वो इनमें से क्या है, तमाम जितने भी ऑप्शन है, फेयर ट्रीटमेंट, सेफ वर्क प्लेस और इक्वल अपॉर्चुनिटी। सो एम्प्लॉयज़ हैव द राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, हर एम्प्लॉय का राइट है उसको एक तो फेयरली ट्रीट किया जाए, ये ना हो कि फेवरेटिज्म हो या नेपोटिज्म हो। इसके अलावा सेफ्टी होनी चाहिए, वहाँ पर ऐसी सेफ्टी हो कि एक्सीडेंट और इंजरीज से बचें, और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सबको जो है वो बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाए। अगर किसी को कोई बड़ी पोस्ट दी जा रही है तो वो उसकी नॉलेज, क्वालिफिकेशन और उसके स्किल्स के ऊपर दी जाए और वो भी रिलेवेंट हो उस जॉब के मुताबिक। तो नेक्स्ट ये कि डिसिप्लिन एम्स टू, अब डिसिप्लिन का जो एम है वो इनमें से क्या है, वो है करेक्ट बिहेवियर। बिहेवियर, जब डिसिप्लिन की हम बात करते हैं तो बिहेवियर की बात होती है। जो भी शख्स होता है डिसिप्लिन वाला, उसका जो बिहेवियर होता है वो उस जगह के हिसाब से होता है जिस जगह पे वो मौजूद होता है। सो डिसिप्लिन इज़ इंटेंडेड टू इम्प्रूव एम्प्लॉय बिहेवियर एंड इंश्योर कंप्लाइंस विद रूल। तो अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन यही है कि एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो बेहतर हो और वो कंप्लाइंस, जो रूल्स हैं उसके मुताबिक चले एम्प्लॉय। एक डिसिप्लिन एम्प्लॉय वही है जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक चले। नेक्स्ट ये कि प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन टिपिकली स्टार्ट्स विद, प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन की अगर हम बात करते हैं तो वो टिपिकली तौर पे स्टार्ट, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वर्बल वार्निंग दी जाती है, उसको वर्बली तौर पे वार्निंग दी जाती है। सो प्रोग्रेसिव यानी कि अभी ऐसा डिसिप्लिन है कि ऊपर इसकी ऊपर जाता जाएगा। सो प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन बिगिंस विद अ वर्बल वार्निंग बिफोर मोर सीरियस एक्शंस आर टेकिंग, यानी कि एक वर्बल वार्निंग दे दी जाएगी, कुछ किया नहीं जाएगा शुरू में। अगर कोई भी एम्प्लॉय ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है तो उसको एक वर्बल वार्निंग शुरू में दी जाएगी कि इससे पहले कि कोई सीरियस एक्शन लिया जाए। नेक्स्ट ये कि एम्प्लॉई सेपरेशन इंक्लूड्स, एम्प्लॉई सेपरेशन अगर हम देखें तो उसमें क्या आता है, तमाम जितने भी ऑप्शन है, एक तरफ ये कि उसकी रिकग्निशन, रेजिग्नेशन हो सकती है, रिटायरमेंट भी हो सकती है, या फिर डिसमिसल भी हो सकता है। सो एम्प्लॉई सेपरेशन में अकर थ्रो सेपरेशन होना यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाना। सो अकर थ्रो रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, डिसमिसल और अदर फॉर्म ऑफ लिविंग एम्प्लॉयमेंट। तो रिज़ाइन भी कर सकता है, वो रिटायर भी हो सकता है, डिसमिस भी उसको किया जा सकता है, या फिर दूसरी भी फॉर्म्स हो सकती हैं जॉब छोड़ने की या ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट होने की। ना वॉलंटरीली सेपरेशन अकर्स वैन, यानी कि वॉलंटरीली तौर पर, रज़ाकाराना तौर पर जो सेपरेशन होती है वो कब होती है, एम्प्लॉय चूज़ टू लीव, एम्प्लॉय ने ख़ुद चूज़ किया है कि मैंने छोड़ देना है। सो वॉलंटरीली सेपरेशन हैपन्स व्हेन द एम्प्लॉय डिसाइड्स टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, ये तब होती है जब एम्प्लॉय ने ये डिसाइड किया कि अब उसे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देनी है, अब जा रहा है वो। सो लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू, अब लीडरशिप की हम बात करते हैं, ये वो एबिलिटी है कि इसके ज़रिए क्या किया जाता है, इन्फ्लुएंस एंड गाइड पीपल, इसके ज़रिए इन्फ्लुएंस किया जाता है, असरअंदाज होते हैं और गाइड किया जाता है लोगों को। सो इट इज़ द एबिलिटी टू इंस्पायर, इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्ट अदर्स टू वर्ड अचीविंग गोल, ये वो एबिलिटी कि इंस्पायर किया जाता है, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है अचीव करने के लिए गोल्स। नेक्स्ट ये कि इंटरनेशनल एचआरएम डील्स विद, अब अगर हम इंटरनेशनल एचआरएम की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इंटरनेशनली, तो इसमें क्या है, इसमें ये कि मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स अक्रॉस कंट्रीज़, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर। सो इंटरनेशनल एचआरएम फोकसेस ऑन मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ एंड एचआर प्रैक्टिसेस इन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें यह कि मैनेज किया जाता है एम्प्लॉयज़ को और एचआर प्रैक्टिसेस को, ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस को मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। अब डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अगर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहाँ पर डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हमें दिखाई देते हैं, डिफरेंट नेशनैलिटी के, डिफरेंट रेस के, मुख्तलिफ नस्ल के और मुख्तलिफ रंगों के और मुख्तलिफ कौमों के, मुख्तलिफ ज़बानों के, मुख्तलिफ कल्चर के लोग हमें दिखाई देते हैं। तो उनको जो है वो मैनेज करना ये होता है इंटरनेशनल जो एचआर होता है इसके अंदर। और ये एक तरफ इसकी बेनिफिट भी बहुत हैं, इससे डाइवर्सिटी मिलती है एक तरफ, और दूसरी तरफ चैलेंजिंग भी आता है क्योंकि हर किसी का अपना जो है वो बैकग्राउंड होता है, ज़बान भी हर किसी की अलग होती है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ़ रीजन्स के अंदर लोगों की, तो फिर चैलेंजेस भी आते हैं। लेकिन एक तरफ डाइवर्सिटी से फ़ायदा भी होता है, उनके पास डिफरेंट टेक्निक्स भी होती हैं
डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं वो, और उसके ज़रिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।